नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 12 सोशियोलॉजी का है, चैप्टर 2, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। जनसांख्यिकीय संरचना इंपोर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में ये जनसांख्यिकी है, इसके ऊपर आपको कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे जिन्हें आपको समझना जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 12 का ये नोट्स है जिसे आपको अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है जनसांख्यिकी क्या है। जनसांख्यिकी क्या है? जनसंख्या का सुव्यवस्थित मतलब सही तरीके से व्यवस्थित किया हुआ, संरचना में ढाला हुआ, मतलब कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप। अगर जनसंख्या को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया हो और सजा के उसके अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाते हैं। आपको अगर रॉ डाटा दिया जाए और सजाया हुआ डाटा दिया जाए तो उसमें काफी अंतर होते हैं। तो क्योंकि जो रॉ डाटा होता है उसमें आपको चुनना पड़ता है, आपको उसे खुद ही सजाना होता है। लेकिन जो बिल्कुल पहले से सजाया हुआ डाटा है उसके अध्ययन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होता। तो यहाँ पे वही है, जनसांख्यिकी क्या है कि जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी कहलाता है। इसका अंग्रेजी पर्याय का मतलब है डेमोग्राफी। यूनानी भाषा के दो शब्द डेमोस, जिसका मतलब होता है लोग, मतलब इंसान, पीपल्स, तथा ग्राफीन यानी कि वर्णन, मतलब लोगों के बारे में वर्णन, आम जनता के बारे में वर्णन, लोगों का वर्णन। इसमें जन्म, अब लोगों के वर्णन के बारे में आप क्या बताएंगे? किसी को अगर यदि आपको लोग के, इंसान के बारे में वर्णन करना है, विस्तार से बताना है, तो उसके जन्म के बारे में बताएंगे, उसकी मृत्यु के बारे में बताएंगे, प्रवसन, प्रवास करने के तरीकों के बारे में बताएंगे, लिंग, मेल है, फीमेल है, लिंग अनुपात, मतलब कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं आदि का अध्ययन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको जनसांख्यिकी बताया जाए तो जनसंख्या का सुव्यवस्थित ढंग, मतलब बिल्कुल सजाया हुआ जो तरीका होता है उसे हम जनसांख्यिकी कहते हैं। और यह जो है यूनानी भाषा से बना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यूनानी भाषा से बना है। डेमोस, जिसे डेमोस का मतलब होता है लोग, इंसान, और ग्राफीन यानी वर्णन, मतलब लोगों के बारे में वर्णन करना। आइए जनसांख्यिकी के प्रकार के बारे में देखते हैं कि जनसांख्यिकी प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो जनसांख्यिकी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आकारिक जनसांख्यिकी और दूसरा है सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी। अब जनसांख्यिकी क्या है तो पहले तो आप देख लीजिए, जनसांख्यिकी के बारे में आपको ऊपर पूरे डिटेल्स में समझा दिया। प्रकार, 2 प्रकार होते हैं, पहला है आकारिक और दूसरा है सामाजिक। तो अगले स्लाइड में हम आकारिक के बारे में पढ़ते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। आकारिक जनसांख्यिकी क्या है? आकारिक जो इसका, आइए अब हम आपको आकारिक जनसांख्यिकी के बारे में बताते हैं। आकारिक जनसांख्यिकी क्या होता है? इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है किसमें? आकारिक जनसांख्यिकी में। और वही दूसरी तरफ जो है सामाजिक जनसांख्यिकी, इसमें जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, आप ध्यान से समझिएगा। आकारिक जो है इसमें क्या होता है, इसमें जनसंख्या के आकार का, साइज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ बात की जाए सामाजिक जनसांख्यिकी के बारे में, तो यहाँ पे जो है समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों के ऊपर विचार किया जाता है, उनके तर्क रखे जाते हैं। जनसांख्यिकीय आंकड़े क्या हैं? तो जनसांख्यिकीय आंकड़े राज्य की नीतियां जैसे कि आर्थिक विकास, जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने, कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए जनसांख्यिकीय आंकड़े क्या है, इससे क्या होता है, एक राज्य जो होता है, एक जो स्टेट होता है, वो राज्य क्या करता है, अपने जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे नए नए योजनाएं लाता है। जैसे कि नीति को आप योजना कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं। जैसे आर्थिक विकास करने के लिए, इकोनॉमिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आर्थिक विकास नीति लाते हैं। जन कल्याण, जनता के कल्याण के संबंध में किसी प्रकार की नीति लाते हैं। तो इन सभी चीजों को कार्यान्वित
करने के लिए जनसांख्यिकीय आंकड़े महत्वपूर्ण है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि इस जगह पे सपोज कर लीजिए कि एक राज्य है बिहार, और बिहार के कितने लोग महिला हैं, कितने लोग पुरुष हैं, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, तो ये जानकारी जब तक हमको नहीं होगा तो हम कैसे उस एरिया में स्कूल खोल पाएंगे। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं तो ये किससे पता चल सकता है? जनसंख्या के आंकड़ों से कि कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, तब ना हम उस हिसाब से वहां पे जाके उनके लिए बेहतर काम करेंगे, बेहतर नीति लाएंगे, बेहतर योजना लाएंगे, राशन बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, खेती करने के लिए खेत देंगे। तो ये सब किन सब चीजों पर निर्भर करता है? जनसांख्यिकीय आंकड़ों पे, क्योंकि आंकड़ा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण तब से है जब अंग्रेज, आपको मैंने पढ़ाया है कि अंग्रेज भारत पे इतने दिन तक शासन कैसे किए। उन्होंने कुछ लोगों को छोड़ दिया ताकि वो देश के अलग अलग स्थानों पर जाके उनको वहां की जानकारियों को इकट्ठा करके दे, ताकि अंग्रेजों को, अंग्रेज तो यहाँ के थे नहीं, तो उन्हें क्या पता कि बिहार में क्या है, दिल्ली में क्या है, हरियाणा में क्या है, पंजाब में क्या है। तो उन लोगों के द्वारा वो जानकारी इकट्ठा करते थे और इसके हिसाब से हमारे देश पे शासन करते थे। हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। देखिए, जनसंख्या वृद्धि, जिस तरह से भारत में जनसंख्या का विकास हो रहा है वो किस प्रकार काम करता है, तो इसमें आपको मिथलस बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ये नाम आप याद रखिएगा, अक्सर इन्हें ना माल्थस के नाम से जाना जाता है, माल्थस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे थॉमस रॉबर्ट माल्थस पूरा नाम है, ये पूरा नाम याद रखिएगा। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का अपना सिद्धांत दिया। ये अपने हिसाब से बोले कि जनसंख्या वृद्धि को ऐसे रोको, ऐसे करो, वैसे करो, दिस डेट फलाना ठिकाना एक्स वाई जेड, जो इनको अच्छा लगा उन्होंने बता दिया। लेकिन समाज मानेगा कि नहीं मानेगा, ये समाज पर निर्भर करता है। हमें बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है, ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस कौन होता है बताने वाला, ऐसी सोच है हमारे समाज में। तो इन्होंने पहले क्या कहा, जनसंख्या ज्योमेट्रिक अनुपात से बढ़ती है, दुगुना, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा। इस तरह से जनसंख्या जो है वो ज्योमेट्रिक जनसंख्या वृद्धि के बारे में। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए खाद्य उत्पादक, जो हम भोजन करते हैं ना, जो हम भोजन करने के लिए उगाते हैं ना, उनकी वृद्धि इस तरह से नहीं होती, वो होती है 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। इससे जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा होता है। तो सपोज कर लीजिए कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उस हिसाब से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है, हम भोजन के लिए अपने फसलों को उस तरह से तैयार नहीं कर पा रहे, तो स्वाभाविक सी बात है ना, भुखमरी तो आएगी ना, महंगाई तो आएगी ना, अमीर आदमी खा पाएगा, गरीब आदमी भूखा मारा जाएगा। तो यही है कि और समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया जाना चाहिए। आपका घर तभी सुखी होगा जब आप 2 और आपके 1 होंगे। यदि आप 2 और आपके 56 हैं तो आप पूरे जिंदगी भूखे मर जाओगे, उन्हीं 56 को भोजन कराते कराते। भूखा तो नहीं रखोगे ना, अगर आपने पैदा किया है तो उसे भोजन कराओगे। लेकिन यदि आप देखिए, सुखी परिवार कौन होता है, जिनकी जनसंख्या बहुत लिमिटेड होती है। आज आप देख लो ना, जो देश बहुत जनसंख्या पे लिमिटेड है ना, उनके यहाँ इतने पैसे हैं कि लोगों को मंडे टू सैटरडे तक काम करने की जरूरत नहीं है, वो मंडे टू फ्राइडे ही काम करते हैं, 2 दिन बिल्कुल रेस्ट करते हैं, पूरा रेस्ट है। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है, मंडे टू सैटरडे को दिन रात शाम सुबह काम करने के बाद भी पेट नहीं भरता है। तो ऐसा क्या है उनके पास और हमारे पास नहीं है? तो उनके पास जनसंख्या कम है और हम इसके बारे में सोचते नहीं, हम सिर्फ सोचते हैं कैसे बढ़ाया जाए, घटाने के बारे में हमारा कोई विचार नहीं है। लेकिन माल्थस, याद रखिएगा, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपना सिद्धांत दिया कि आप जनसंख्या पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करने के 2 प्रकार है, 2 तरह से जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। तो माल्थस ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर 2 प्रकारों से प्रतिबंध का उल्लेख किया गया। देखिए, माल्थस ने बड़ा ज्ञान की बात कही है, लोगों को ना बातें बुरी लग जाती है। अब उसने कहा कि या तो तुम कंट्रोल करो या प्रकृति कंट्रोल कर देगी। कैसे? अकाल आएगा, अकाल में मारे जाओगे, भूकंप आएगा, भूकंप में मारे जाओगे, बाढ़ आएगा, बाढ़ में मारे जाओगे, युद्ध, बीमारी आदि। अभी के समय में आपको पता है कि कोरोना कितने करोड़ों लोगों को ले गया ना, मार गया। कुछ साल पहले नेपाल में भूकंप आया, लाखों लाख लोग मर गए ना। और युद्ध, बीमारी और ऐसे अकाल, भूकंप से तो ये डेली नहीं कुछ तो एक्सीडेंट से मरेगा, सड़क पे चलते चलते मरेगा, घर गिरेगा, पत्थर गिरेगा, हार्ट अटैक होगा। इतना खराब खाना है वातावरण में, अभी दुकानों में, कि आपको कैंसर बीमारी होगी, बीमारी से मरोगे, नहीं तो एड्स जैसी बीमारी होगी। तो ये क्या है? माल्थस ने कहा ये प्राकृतिक निरोध है, प्रकृति खुद कंट्रोल कर देगा यदि आप कंट्रोल नहीं करते हो तो। दूसरा है कि आप खुद कंट्रोल करो, जैसे
ऐसी उम्र में शादी करो कि आपके बच्चे ही पैदा ना हो, मतलब आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाए तब जाके शादी करो। किसने कहा? माल्थस ने कहा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि यौन संयम रखो, ऐसे कोई काम ही मत करो जिससे हम पुत्र या पुत्री को जन्म दे। ब्रह्मचर्य पालन करो, पूरे जिंदगी कहो कि हम बाबा जी हैं, हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करोगे बच्चा ही नहीं होगा। तो ये भी एक प्रकार है जिससे आप जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हो, और ब्रह्मचर्य का पालन वगैरह से आप क्या कर सकते हो, ये माल्थस भाई साहब ने कहा। लेकिन हमारे भारत में, खासकर हमारे बिहार में जाके ये सब बताइएगा तो मारेगा ऊपर से, मतलब क्या बोलेगा वो आप समझते हैं अगर बिहार से हैं तो ये दो प्रकार के है, प्रकृति निरोध जो प्रकृति खुद कर देती है जनसंख्या के ऊपर, और दूसरा है कृत्रिम निरोध। यदि प्रकृति की बात नहीं समझोगे तो अगर अपने से खुद नहीं कर पाओगे तो प्रकृति कर देगी। ये दो प्रकार का है, इंपोर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है, रट्टा मार लीजिएगा। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है माल्थस के सिद्धांत का विरोध। मैंने पहले ही बोला था, होगा ही, ऐसे बोलेगा ही पागल की तरह ब्रह्मचर्य पालन करो, शादी मत करो, लंगोटा पहन के घूमो, बुढ़ापा में शादी करो कि बच्चे नहीं होगा, तो कोई मानेगा इसका बात? कोई नहीं मानेगा। आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। किसने? माल्थस के सिद्धांत का विरोध जो हुआ उसने कहा आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है, जैसा कि यूरोप के देशों में हुआ है। गरीबी एवं भुखमरी जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। देखिए यहाँ पे क्या कहा, आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होने वाले भी ये भूखमरी और जनसंख्या वृद्धि है। कई जगहों पे आपने देखा होगा कि जो चीजें साधन होते हैं, जो संसाधन होते हैं आम इंसानों के लिए, उनका उपयोग हम इंसानों को न मिलके किसी ऐसे इंसान को मिलता है जिसे उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी उसे मिल रहा है। तो ऐसे में सामाजिक दूरियां बढ़ती है, सामाजिक खाइयां बढ़ती है, भूखमरी बढ़ती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। समग्र मतलब होता है समान। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो ये जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है ये कितने चरणों में है? 3 चरण में, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। सबसे पहले उन तीनों चरणों को समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये VVIP में आता है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी को माना जाता है। तीनों चरण के बारे में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पहला चरण क्या कहता है? पहला चरण कहता है समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना, क्योंकि समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। पहले चरण में क्या है कि समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना। वृद्धि का मतलब कहने का है कि जनसंख्या बढ़ ही नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे जनसंख्या नहीं बढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। तकनीकी दृष्टि से मतलब अपडेटेड नहीं है, हमारे दिल्ली की तरह नहीं है कि अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ तुरंत जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ, डॉक्टर छुआ बता दिया, हाँ 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना। गांव में तो पता होते होते 7 महीना बीत जाता है, 2 महीना के बाद बच्चा हो जाता है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो शहरों में ज्यादा है, तो कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। अब गाँव में कौन 2-2 दिन पे जो होता है अल्ट्रासाउंड वगैरह कौन करवाने जाता है? नहीं, ऐसे ही गाँव की दाई माई आती है, समझा देती है, हाँ ठीक है, सब बच्चा चला चूत मार रहा है ना, ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे आप देखें कि कुछ पिछड़े होते हैं, टेक्नोलॉजी में पिछड़े होते हैं। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में वृद्धि बहुत ऊंची होती है। मैं बिहार के कई ऐसे गांव को जानता हूं, झारखंड के कई ऐसे गांव को जानता हूं जहां पे ज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण जच्चा बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है। दूसरा चरण को भी समझना जरूरी है। दूसरा चरण जनसंख्या विस्फोट संक्रमण अवधि में होता है। जनसंख्या में विस्फोट, अचानक से एक आदमी 3-3 को बच्चा दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरा चरण जनसंख्या विस्फोट संक्रमण अवधि में होता है, क्योंकि समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है। देखिए, पिछड़ी अवस्था से उन्नत, एक बुरे दौर से यदि आप अच्छे दौर की तरफ जा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, विस्फोट हो जाए। अच्छा चीजें देख के ना किसको खाने का मन नहीं होता है? सपोज कर लीजिए कि हम सब दिन मकई का रोटी खाए हैं, हालांकि अब तो ये भी मिलना मुश्किल है, बहुत रेयर केस में हम यहाँ पे मक्के की रोटी वगैरह मिलती है। एक समय हुआ करता था जब ये नॉर्मल हुआ करता था, बिल्कुल नॉर्मल। तो अभी मैं प्रतिदिन ना मक्के की रोटी खा रहा हूँ, साग खा रहा हूँ, मक्के की रोटी साग। अब एक दिन मेरे को 56 भोग मिल गया, तो मैं मक्के की रोटी खाऊंगा या 56 भोग खाऊंगा? 56 भोग खाऊंगा। तो दूसरे चरण में वही लोग हैं जो बहुत ही नीचे कास्ट में थे, बहुत ही छोटे, बहुत ही गरीबी स्तर में थे, अचानक से उनको सरकारी नौकरी मिल गया, व्यवस्था बढ़ा, 4-5 बच्चा पैदा कर दिया। हाँ, पहले तो ये सोच रहे थे कि साला अपना खाने पर आफत है, बच्चा को कहाँ खिलाएंगे, लेकिन अब देख रहे हैं सरकारी नौकरी, आरक्षण वाला नौकरी मिल गया है,
अब तो पैसा है सरकार का 50,000, 5 बच्चा आराम से पला जाएगा। 5 बच्चा पैदा किए। तो देखिए इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची हो जाती है, ऊपर चली जाती है। तीसरे चरण को भी समझते हैं। तीसरा चरण में भी विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है, क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी कम हो जाती है। तीसरा चरण जो है ना वो पढ़ा लिखा लोग है, ज्ञानी है, दिमाग वाला लोग है। ये ऐसे नहीं बच्चा पैदा करता है, ऐसे जनसंख्या नहीं बढ़ाता है। इसे पता है कि किस उम्र में हमें कौन सा बच्चा चाहिए, और बच्चा हुआ है तो 1 चाहिए, 2 चाहिए, नहीं 1 ही चाहिए, लड़की हुई तब भी चाहिए, लड़का हुआ तब भी चाहिए। इसी को पढ़ाना है। वो जो 5 बच्चे पैदा करके सबको भीख मंगवाएंगे, किसी को साइकिल के पंचर का दुकान खोलेंगे, कोई अंडा छीलेगा, कोई अंडा बेचेगा, कोई राशन बेचेगा, कोई कचरा चुनेगा, इससे बढ़िया है 5 का खर्चा करके इसी बच्चे पे लगाते हैं, इसको IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनाते हैं। ऐसे सोच वाले लोग तीसरी चरण में है, जिनकी जनसंख्या की वृद्धि की जो दर है नॉर्मल है, बिल्कुल कम रहती है, और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होता है। यहाँ के लोग जल्दी मरते भी नहीं है। क्यों नहीं मरते? बीमारी होता है, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाया, शुगर, BP, हाई BP, लो BP, सबका जांच होता रहता है। पैसा वाला लोग होते हैं। और गरीब, दर्द हो रहा है, गोली खा लिया, 4-5 दिन गोली खाया, 6ठा दिन ऊपर नजर आएगा। गोली खाते खाते सीधा राम राम सब तय हो जाता है इनका। लेकिन पढ़े लिखे लोग, दर्द होगा, यहाँ पे हुआ, चेस्ट पे, ब्लड प्रेशर है, तुरंत डॉक्टर के पास। डॉक्टर गया, सुई दिया, इंजेक्शन दिया, चेक किया, खाने में बोला कि नॉर्मल, सलाद खाओ, 1 रोटी खाओ और सलाद खाओ, ग्रीन टी पियो। अभी पहला चरण वाला 20 को रोटी खाएगा, सलाद क्या होता है, दारू पिएगा, उस चक्कर में सीधा राम राम सत्य हो जाएगा। तो ये 3 चरण के बीच में अंतर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझा दिया ताकि आपके एग्जाम के लिए मजबूत हो जाए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा अगले स्लाइड में कहता है जन्म दर क्या है। इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट। जन्म दर 1 वर्ष में, पूरे साल में 365 दिन में प्रति हजार, 1000, समझिएगा 365 दिन में, पूरे 365 दिन में 1 वर्ष में प्रति हजार, एक व्यक्ति मतलब 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। 1000 बच्चे ने जन्म लिया 365 दिन में, उसमें जीवित कितना बचा भाई? जितना बचा उसी को हम जन्म दर के नाम से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर सेम है, क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। 1000 में जितना बच्चा जन्म लेके बच गया, जन्म दर। जितना आदमी 1000 में 365 दिन में मर गया, मृत्यु दर। प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर, ये भी समझने योग्य बातें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर, जब यह अंतर 0 या कम होता है, क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या वृद्धि दर में कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर, जब अंतर घटाओ, दोनों के बीच का अंतराल 0 या कम होता है, -0 होता है, तब हम यह कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई है, रुक गई है, बढ़िए नहीं रहा है। इस चैप्टर में तो बड़ा कमाल का बात है। हम जब इसका नोट्स बना रहे थे तो पता चला कि इंदिरा गांधी तो जबरदस्ती नसबंदी करवा दी थी कि बच्चे नहीं पैदा करना है, जबरदस्ती उठा कर हॉस्पिटल ले गई। वो बाप कर रहा, फिर भी उसको नसबंदी कर दिया, औरतों को ले गया, उसको नसबंदी कर दिया, बच्चे नहीं पैदा करना है। जबरदस्ती पुलिस वाला तो मारते लेके जा रहा है ट्रक में। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि आपके शहरों में ना कुत्ता पकड़ने वाला आता है, जबरदस्ती कुत्ता को पकड़ के ले जाएगा, उसका नसबंदी कर देता है। ऐसे ही इंदिरा गांधी के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में आदमी को उठा के ले गया और जबरदस्ती हॉस्पिटल में नसबंदी कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए कि जनसंख्या स्थिर हो गई है, जनसंख्या रुक गई है, प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। मतलब फिर से आपको बच्चा पैदा करना पड़ेगा। चैप्टर में करना क्या है अभी तक हमको समझ में नहीं है। करना है बच्चा पैदा, रोकना है, स्थिर रहना है, क्या करना है? चलिए कोई नहीं, आगे की स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन दर। अब प्रतिस्थापन दर क्या है? यह एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसा समय होता है, ऐसा स्टेज होता है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनके खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। मान लीजिए हमारा गांव है, 365 दिन में 500 बुढ़ा मर गया, 500 बुढ़ा मर गया, 500 आदमी नया पैदा ले लिया, तो क्या हो जाएगा? वो प्रतिस्थापन दर। जितना बुढ़ा खाली उतना फिल इन द ब्लैंक, जितना ऊपर गया उतना नीचे भी तो आया है। 500 में 500 भर गया, तो प्रतिस्थापन दर ओके। देखिए सारे भारत के लोग कहते हैं मैं बिहारी, मैं उत्तर प्रदेश, मैं पंजाब, फलाना ढिकाना XYZ।
लेकिन आज तक हमको ये समझ में नहीं आया कि पूरे भारत देश में सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल है। कहाँ कहता है हम केरला नहीं कहता है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य, सबसे समझदार राज्य, और सबसे अच्छी बात और हिम्मत की बात को देखिए, सबसे ज्यादा लड़कियां वहीं पे है और सुरक्षित है। वहां पे बेटियों का आदर है, सत्कार है, समाज में इज्जत है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनता है तो वो लड़की बनती है, सिर्फ और सिर्फ केरल की। हम एक बात और समझ में नहीं आता है, हम खुद बिहार से हैं लेकिन हम मानते हैं ठीक है बिहारी है, किसी को कह दो बिहारी तो कहेगा सबसे ज्यादा हमारे यहाँ का आईएएस आईपीएस फलाना ठिकाना। अरे भी तो देखो कि सबसे ज्यादा भीख मांगने वाला भी तो हमारे यहाँ ही है। क्या फायदा इतने अमीरी होने का? एक तरफ एक आदमी के पास अगर 56 भोग है, मैंने कहा ठीक है खाओ, लेकिन दूसरे के पास सूखी रोटी नमक भी तो होना चाहिए कि वो भूखा मर रहा है। ये बैलेंसिंग ही नहीं है ना, ये बैलेंस नहीं है। अगर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस हैं तो सबसे ज्यादा बेरोजगार भी तो हमारे यहाँ ही है। क्यों है ये भी तो सोचने वाली बात है। लेकिन इसके ऊपर एक टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आते हैं, भारत में केरल का कुल प्रजनन दर वास्तव में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे। वाह कमाल है, मरने वाला ज्यादा, जन्म लेने वाले मतलब मरने वाले की जनसंख्या भी और जन्म लेने की जनसंख्या भी बराबर है। 500 मरा तो 500 आ गया या फिर उससे कम ही आता है। मतलब जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिहार यूपी में चले जाइए, आप अगर गलती से दरवाजा खटखटा दिए ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर गिनना है। खासकर वो इस्लाम धर्म वाले के घर के सामने नहीं चले जाइएगा, नहीं तो आप नंबर काउंटिंग बोलेंगे, नंबर 24, नंबर 25, मतलब लंबा लिस्ट है इनका। और इनकी महिलाओं से अगर पूछ लेंगे तो कहेंगे अल्लाह का बरकत है। पता नहीं कौन सा अल्लाह इसको कौन सा बरकत देता है कि खाली बच्चे पैदा होता है इसके यहाँ। आगे हम आपको बताते हैं, इसमें कुछ और बातें हैं। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की प्रजनन दरें विस्थापन दर के बराबर है। इंपोर्टेंट है, सही है। जितने लोग मरते हैं उतने पैदा हो जाते हैं, विस्थापन दर समान है। मैंने आपको बताया विस्थापन दर क्या है, तो जितने लोग मरते हैं उनके जगह पर उतने लोग ही अगर जन्म ले लें तो विस्थापन दर बराबर हो जाएगा। लेकिन जितने लोग मरते हैं उनसे कम जन्म लेते हैं तो विस्थापन दर से नीचे होगा। लेकिन जितने लोग मरते हैं उससे डबल पैदा हो जा रहा है तो विस्थापन दर ऊपर है। तो देखिए केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे विस्थापन दर कम है, मतलब जितने मरते हैं ना उससे कम ही पैदा होते हैं। सब जेंटलमैन है, सब डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस है, क्यों 20 वो पैदा करेगा। लेकिन अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में प्रजनन दरें प्रतिस्थापन से बराबर है। ठीक है, जितना मरा उतना पैदा हुआ, नाम आ गया। सुनिए देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो प्रतिस्थापन दर से ऊपर हैं। मरेगा 500, पैदा होगा 1500। इस राज्यवार विभिन्नता के पीछे शिक्षा तथा जागरूकता स्तरों में वृद्धि होना अथवा ना होना है। क्यों ऐसा है? शिक्षित नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया कि हम अक्सर लड़ते हैं इसी बात पे कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस, फिर भी अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हम इन राज्यों के साथ आते हैं। राजस्थान, जहां बाल विवाह होता है, अभी भी बच्चे का शादी हुआ था, उसके साथ बिहार को जोड़ा जाता है। जबकि बिहार के इतने आईएएस आईपीएस पूरे देश में घूम रहे हैं, तब भी बिहार का ये हाल है कि वहां पे साक्षरता की कमी होने के कारण हमारा स्तर जो है वो कितना नीचे है। आगे की स्लाइड में हम आपको लेके चलना चाहते हैं। आगे का स्लाइड कहता है प्रजनन दर। अब प्रजनन दर, बच्चा पैदा कर सकने की आयु 15 से 49 वर्ष होती है। 15 साल से 49 वर्ष के बीच में महिलाएं बच्चा पैदा कर सकती है। स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्म बच्चों की संख्या जो है वो प्रजनन दर है। अब देखिए इस उम्र में तो महिलाएं बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन जब वो बच्चा पैदा करती है तो कितने बच्चे जो हैं वो जीवित रह पाते हैं। जितने 1000 महिलाओं ने बच्चा दिया, ठीक है, 1000 महिलाओं ने बच्चा दिया और उस बच्चों में कितने बच्चे जो हैं वो अभी तक जीवित हैं, उसे हम प्रजनन दर कहेंगे। प्रजनन मतलब होता है बच्चे पैदा करना। शिशु मृत्यु दर, जीवित पैदा हुए 1000 बच्चे, जो जीवित थे बच्चे जो पैदा हुए हैं 1000 बच्चे में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत बच्चों की संख्या कितनी है। मतलब जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं और 1 साल के भीतर कौन बच्चा मर गया, उसे क्या कहेंगे, शिशु मृत्यु दर। ये नहीं कि 7 महीना 8 महीना हो गया तो उसे आप प्रजनन दर या जन्म दर में जोड़ देंगे, नहीं। 1 साल से नीचे अगर मर गया तो उसे शिशु मृत्यु दर में जोड़ देंगे। 1 साल के बाद अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तब जाकर उसे हम दूसरे श्रेणी में रखेंगे। मातृ मृत्यु दर, माता के बारे में है। 1000 शिशु जन्म देकर मरने वाले माताओं की संख्या। देखिए कई बार ऐसा अक्सर बैड न्यूज सुनने को मिलता है कि बच्चे ने जन्म लिया और मां मर गई। तो ऐसे में 1000 महिला जो प्रेग्नेंट थी
बच्चे को जन्म दी और बच्चे के जन्म देने के बाद मर गई, उस 1000 महिलाओं को हम मातृ मृत्यु दर कहेंगे। मतलब महिलाओं की संख्या को हम मातृ मृत्यु दर कहेंगे। मातृ मतलब माता होता है। लिंग अनुपात, लिंग मतलब पुल्लिंग और मतलब पुल्लिंग मतलब मेल और फीमेल समझ लीजिए। प्रति 1000 पुरुषों पर निश्चित अवधि के दौरान स्त्रियों की संख्या। एक हॉस्पिटल लिया, एक हॉस्पिटल में मैंने देखा कि 1000 बच्चा पैदा हुआ। आंकड़े के लिए, एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, आसानी से समझ जाइएगा। 1000 बच्चा पैदा हुआ, अब देखना है कि उसमें लड़का कै गो है और लड़की कै गो है। मान लो 500 है लड़का और 500 लड़की है, तो बराबर है दर। अब 600 लड़का हुआ, 400 लड़की हुई, तो दर में थोड़ा सा आपको यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। तो यही है लिंग अनुपात कि 1000 जन्म लिए बच्चों में कितने कौन से लिंग के हैं, इससे आप लिंग अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जनसंख्या की आयु संरचना, कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों का अनुपात। यहाँ पे जनसंख्या की जो आयु संरचना है, जनसंख्या के हिसाब से जो आयु को बनाया गया है, स्टेप बाय स्टेप सजाया गया है, उसमें कुल जनसंख्या के टोटल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों का अनुपात। कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, तो इनका अनुपात जो है वो जनसंख्या के आयु संरचना में आएगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पराश्रितता अनुपात। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जनसंख्या का वह अनुपात रेशियो जो जीवन यापन के लिए, अपने जिंदगी को जीने के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होते हैं। इनमें कार्यशील वर्ग 15 से 64 वर्ष की आयु वाले होते हैं, बच्चे बुजुर्ग पराश्रित होते हैं। अब देखिए समझिएगा, पराश्रित मतलब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे पर निर्भर हैं। अब एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, 15 साल से कम आयु का बच्चा तो किस पे निर्भर रहता है? अपने पापा पे, तो वो क्या आएगा? पराश्रित आएगा। मतलब वो दूसरे पे निर्भर करता है। 60 साल का नौकरी है, 60 साल के बाद रिटायर हो गया, घींच फिर के आप 5 साल और रिक्शा पिक्सा चला लिए, जी लिए, 65 साल के बाद क्या करेंगे? देह चलेगा नहीं चलेगा? हड्डी जवाब दे देगा, हाथ वो काम नहीं करेगा, थरथराएगा, आंख से सूझेगा नहीं, क्या कीजिएगा? कोई काम नहीं, किसी न किसी पर आश्रित होना पड़ेगा, वो चाहे आपकी बेटी हो या बेटा हो। ऐसे में यदि आप किसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं तो वो पराश्रितता अनुपात के अंदर आ जाएगा कि अब आप जवान नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, आपके पास नौकरी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप मरते मरते तक बिजनेस करते रहिए, रुपया छापते रहिए, नोट गिनते रहिए। लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं या फिर किसी इस तरह के काम को करते हैं जिसके बाद आपका शरीर जवाब दे दे, तो आप क्या हो जाएंगे? पराश्रित हो जाएंगे, दूसरों पे आश्रित हो जाएंगे। बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात, अभी के समय में ये जो दूसरे के ऊपर बोझ बनना है ये बढ़ता जा रहा है। यह उन देशों में चिंता का कारण बन सकता है जहां जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां पे लंबे समय तक बूढ़े जिंदा रहते हैं। अब तो बड़ा ये देखने को मिलता है कि बेटा बेटी भी साथ छोड़ देता है, उन्हें ऐसी जगह पे वृद्ध आश्रम में रखाता है, वहां पे बूढ़े बूढ़ी राम भजन कीर्तन करते रहते हैं, अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं। इन देशों के लिए ये बहुत बड़ा समस्या बनता जा रहा है जहां पे लंबे समय तक बूढ़े जी रहे हैं, क्योंकि वहां आश्रितों की संख्या बढ़ जाने से कार्यशील आयु वाले लोगों पर बोझ बढ़ सकता है। आप देखिए, पूरे परिवार में एक लोग कमाने वाला, उसके माँ बाप अभी तक जिंदा है, उसकी पत्नी है, 4 बच्चे हैं, और रिलेशन वाला भी कभी कभी आ जाता है, 4-5 को धमक जाता है। अकेला आदमी क्या करेगा? पूरे दिन काम करने से उसका काम नहीं चलता है, उसका क्या बढ़ जाता है? बोझ बढ़ जाता है। अकेला आदमी कितना बोझ संभालेगा? अगला टॉपिक हमारा कहता है गिरता हुआ पराश्रितता अनुपात। जो अभी के समय में जो ये अनुपातों में कमी देखने को मिली है, यह आर्थिक समृद्धि और समृद्धि का स्रोत बन सकता है, क्योंकि वहां कार्यशील लोगों का अनुपात काम न करने वालों की संख्या में अधिक बड़ा होता है। इससे जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। अब जनसांख्यिकीय लाभांश जो है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? जब कार्यशील लोगों का अनुपात काम न करने वालों की संख्या में अधिक बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जनसांख्यिकीय लाभांश के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आइए हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर। देखिए, जन्म दर जो है भारत में एक ऐसी सामाजिक संस्कृति प्रघटना है, मतलब एक ऐसा तरीका है जिससे परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है। धीरे धीरे हमारे समाज में परिवर्तन आता है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की कुल प्रजनन दरें काफी कम है, मतलब यहाँ पे प्रजनन की जो दर है, बच्चा पैदा करने का जो
वो है दर है वो बहुत कम है। लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर बहुत ऊंची है। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रजनन मतलब बच्चों की जनसंख्या देखी जाती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना। अधिकांश भारतीय युवा अवस्था में है। भारत के ज्यादातर लोग जो हैं वो अभी जवान हैं। केरल ने विकसित देशों की आयु संरचना की स्थिति प्राप्त कर ली है। मतलब केरल में जो अभी आयु दर आप देख सकते हैं वो विकसित दरों के हिसाब से है। उत्तर प्रदेश युवा वर्ग का अनुपात अधिक है। उत्तर प्रदेश यूपी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा युवा लोग हैं अभी, तथा वृद्ध का अनुपात कम है। बूढ़े लोग जो हैं वहां पे कम है, युवा लोग ज्यादा है। तो इस तरह से आप भारतीय जनसंख्या का आयु संरचना समझ सकते हैं कि कहाँ पे वृद्ध लोग कम है और युवा लोग ज्यादा है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलेगा। आगे की स्लाइड हमारा कहता है स्त्री पुरुष अनुपात। स्त्री पुरुष अनुपात मतलब महिला और पुरुष के बीच में कितना अंतर है। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात गिरता जा रहा है। गिरता जा रहा है मतलब ये खाइयां बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। पुरुष ज्यादा होते जा रहे हैं और महिलाएं कम होती जा रही है। इसका कारण है लिंग विशेष का गर्भपात, बालिका शिशुओं की हत्या, बाल विवाह, पौष्टिक भोजन न मिलना। देश के विभिन्न हिस्सों में स्त्री पुरुष अनुपात भिन्न है। किन कारणों से है आज पुरुषों की संख्या ज्यादा और महिलाओं की संख्या किन कारणों से इतनी बड़ी खाइयां लेके आया है? तो देखिए क्यों? क्योंकि लिंग को देखकर बेटी को मार दिया जाता है, गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता है, शिशुओं की हत्या हो जाती है, शिशुओं की हत्या कर दी जाती है। आए दिन अखबार में सुनते हैं कि 6 महीने की लड़की को फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, गला घोंट दिया, पेट में मार दिया। ये सब क्या है? ये सब ये अनुपात की खाइयां को बढ़ा रहा है। बाल विवाह करवा देता है, बचपन में विवाह कर दिया, महिला मर गई। पौष्टिक भोजन मिल ही नहीं रहा है। लड़कियों को किशोरावस्था की आयु में अधिक से अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे भोजन नहीं मिल रहा है। तो पौष्टिक भोजन कहाँ से मिलेगा? सरकार कई तरह के यहाँ पे नियम कानून बना रही है, बांट भी रही है, लेकिन ये भी उतना लाभ नहीं कर रहा है। जमीनी स्तर पर आप देखें ना तो कुछ नहीं हो रहा है, जीरो है, 0 बटा सन्नाटा। कोई किसी को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। सब नेताजी सब लूट मचा रखे हैं, सरकारी ऑफिसर लूट मचा रखे हैं। सही मायने में देखे तो मैं सुनता हूं कि दिल्ली के स्कूल बॉयज, अमेरिका से लोग आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं। अरे बच्चा को तो यहाँ पे सिलेबस नहीं पता है कि कल एग्जाम किस चीज का है, किस चीज का बढ़िया स्कूल है, किस चीज का। ऐसे ही अगर आप जमीनी स्तर पर आके देखें ना किसी चीज को तो आपको अलग ही चीज मिलेगा। अब भौकाली में अगर रह गए, केजरीवाल के भौकाली में रह गए, सिसोदिया के भौकाली में रह गए, तो आप तो समझेंगे कि अमेरिका यही है, यही है अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लिश स्कूल है सब। तो इस तरह से हम आगे आपको लेके चलते हैं। केरल राज्य में सबसे अधिक है। देखिए कुछ विभिन्न हिस्सों में स्त्री पुरुष अनुपात भिन्न भिन्न है। अलग अलग जगहों पे स्त्री और पुरुष का अनुपात जो है वो अलग है। केरल राज्य में सबसे अधिक है और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सबसे कम है। ये राज्यों का अनुपात देख लीजिए। केरल में कितना ज्यादा प्रतिष्ठित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं। पंजाब, चंडीगढ़ समझते नहीं है बात को। गर्भपात, बाल विवाह, भोजन की कमी, पौष्टिक की कमी, मर जाती है लड़कियां। जन घनत्व के बारे में समझ लीजिए। जनता का घनत्व, कितने ज्यादा जनता कितनी जगहों पे रहते हैं। जन घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से लगाया जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने मनुष्य रहते हैं। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जन घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह से हमारी जनसंख्या की दरें बढ़ती जा रही है उस हिसाब से अब हमारे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा लोग रहना चाहते हैं, इससे जन घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड है हमारा हकदारी की पूर्ति का अभाव। अमर्त्य सेन एवं अनेक विद्वानों ने दर्शाया है कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ही नहीं बल्कि हकदारी की पूर्ति के अभाव में या भोजन खरीदने या किसी तरह के प्राप्त करने से लोगों की अक्षमता के कारण ही होता है। यहाँ समझिए किसने, अमर्त्य सेन ने क्या कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ कम उपज के कारण ही अकाल पड़ रहा है। नहीं, लोगों को इन सब चीजों की खरीदने की क्षमता नहीं है, हैसियत नहीं है, अक्षम है, सक्षम नहीं है, जिस कारण से भी भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सरकार इन्हीं तरह के भूखमरी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा नाम का एक कानून बनाया था। कानून बनाया है, अभी भी चल रहा है, बड़ा नरेगा वरेगा के, मनरेगा, नरेगा, ये इस पे मीम्स बने हुए हैं राहुल गांधी के, आप सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा।
तो ये नरेगा जो है क्यों है? क्योंकि इसी तरह के इंसान जो सक्षम नहीं है और सक्षम है उनको पूर्ति किया जाए, उनके भोजन की समस्या को दूर किया जाए। साक्षरता, पढ़ा लिखा लोग, पढ़े लिखे लोग जो साइन कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। साक्षरता शक्ति संपन्न होने का साधन है। शक्ति संपन्न मतलब पावर में आने का साधन है। यदि आप साक्षर हैं तो आप पावर में रहेंगे, आप निरक्षर हैं तो आप ठेला बैलगाड़ी खींचते रह जाएंगे जीवन भर। साक्षरता अर्थव्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं कल्याण कार्यों में सहभागिता बढ़ाती है। अगर आप साक्षर हैं तो आप इन सभी प्रकार के कामों को कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। केरल साक्षरता में सबसे आगे। अब देखिए आ गया ना फिर से, केरल साक्षरता में सबसे आगे, मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग वही है। बड़ा आश्चर्य लगेगा, 100 में 100 लोग पढ़े लिखे, मतलब 1000 में 1000 लोग आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, 1 लाख में 1 लाख लोग पढ़े लिखे मिलेंगे। साक्षरता दर जो है वो 100% हमारे भारत देश का सिर्फ केरल राज्य का है। बहुत ही मस्त है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वहीं फिर से आ गया बिहार। वहीं बिहार राज्य काफी पीछे। देखिए बिहार में आप पीछे होने का कारण जानते हैं? हम पीछे किसी से नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पीछे होने का कारण हमारे यहाँ के मंत्री हैं, राजनेता हैं और कुछ खुद हम लोग भी हैं। हम लोग बार बार समझते हैं कि नीतीश बाबू लूट के ले जाएंगे, लालू बाबू लूट के ले जाएंगे, लेकिन ये वो पौवा 500 रुपया पर जाकर ठप्पा फिर से वही मार के आते हैं। और वो 500 रुपया हमको 5 साल के लिए कितना महंगा पड़ता है ये आप सोचिए। वो 500 देके हमारे जीवन का 5 साल पीछे कर देते हैं। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? एक पौवा मिल गया, 500 रुपया मिल गया, रात में पी के टूल, सवेरे में आग खुलेगा, लाल लाल पते नहीं चलेगा, लालटेन पे मार रहे हैं, तीर पे मार रहे हैं, कहीं जाके ठबाक से मार दिए और 5 साल तक फिर अपना खून चुसवाते रहे। यही कारण है कि हमारा बिहार पीछे है। जब पढ़ाई में पीछे नहीं, मेहनत में पीछे नहीं, हम दुनिया में जाके, दिल्ली में जाके, पंजाब में जाके, बेंगलोर में जाके, मुंबई में जाके रिक्शा खींच सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बोरियां उठा सकते हैं, तो क्या हम अपने बिहार के लिए नहीं कर सकते हैं? नहीं, काम भी नहीं है। सरकार हमें काम ही नहीं दे रहा। फैक्ट्री कहाँ है? कहाँ बोरी उठाएंगे? ऐसे लेके कूदेंगे बोरी कि बोरी उठाने से पैसा चाहिए, भोजन चलेगा। हम जब दूसरे राज्य के लिए जाके कर सकते हैं। हमारा डिमांड मुंबई में है, बिहारियों का डिमांड मुंबई में है, दिल्ली में है। अगर छोड़ के चले जाए दिल्ली मुंबई को तो यहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे। ये बात तो सब जानते हैं ना, लेकिन यही बात हमारे बिहार सरकार को कहाँ समझ में आती है? कहाँ दे रहा है रोजगार? अगर यही रोजगार वो वहां दे दिया होता तो क्या मुंबई दिल्ली से बिहार पीछे होता? नहीं होता। जब हम मेहनत दूसरे के लिए कर रहे हैं तो क्या अपने लिए नहीं करते? अरे अपने लिए तो जी जान लगा देते, लेकिन नहीं। हमारी सरकार करप्शन से बड़ी पड़ी है। यहाँ पे नेताजी चाहे लालटेन छाप के हो, तीर छाप के हो या कोनो छाप के हो, ये छाप छपौल सिर्फ पैसा अपने बेटा पुतों के बैंक में डालने वाले हैं। गरीब का कोई सुनने वाला नहीं, और बिहार के लोग खुद ही अपना नहीं सुनते तो उनका दूसरा कौन सुने? तो इस तरह से आपने देखा कि, और यहाँ पे और मैं आपको बता दूं कि साक्षरता में आगे वही बिहार राज्य काफी पीछे है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में साक्षरता दर और भी बहुत नीचे। अनुसूचित जाति मतलब छोटे कास्ट के, शेड्यूल कास्ट के लोगों में साक्षरता दर, अरे जब यहाँ पे ठाकुर, भूमिहार, राजपूत, पांडे, मिश्रा, तिवारी नहीं पढ़ा तो ये पासवान साहब कहाँ से पढ़ेंगे? तो और ऐसे पीछे हैं, इनको तो और नहीं कोई देखने वाला है। यहाँ पे ठाकुर, भूमिहार को कोई देखने वाला नहीं है तो इनको कौन से देखेगा? तो यहाँ पे तो करप्शन है। वोट लेने के लिए बस मंत्री जी सब याद करते हैं। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ग्रामीण नगरीय भिन्नताएं। भिन्नताएं मतलब अंतर क्या है? तो देखिए भारत को गांव का देश कहा गया है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं गांव से निकली है। नगर ग्रामीण के लिए आकर्षक स्थान बन रहे हैं। नगर, सिटी, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, चेन्नई, अभी गांव के लोगों को बड़ा सुहाना लगता है। क्यों? यहाँ पे पिज्जा बर्गर मिलता है, मस्त फैशन है, मस्त जींस कटा हुआ मिलेगा। इस सबसे लोग लुभा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? नगर के तरफ पलायन कर रहे हैं, शहर की तरफ आ रहे हैं। ये जो रेडियो, टेलीविजन, समाचार, यूट्यूब, फेसबुक जो है वो नगर के बारे में जो रील सब दिखाता है तो गांव के लोग समझते हैं बढ़िया होगा, जाएंगे माल छापेंगे कस के, खूब बढ़िया से मुर्गा दारू होगा। बिहार में तो बंदो है, दिल्ली में तो खुल्लम खुल्ला चलेगा। एक पर एक फ्रीयो है। नीतीश केजरीवाल बाबू के सरकार में एक पर एक फ्री है। एक लीजिए 2 मिलेगा, 2 लीजिए 4 मिलेगा, पीजिए ना कितना पीना है। तो ये लोग कहाँ आ रहे हैं? शहर की तरफ आ रहे हैं, नगर की तरफ आ रहे हैं, ग्रामीण जीवन को छोड़ के पलायन कर रहे हैं। अब देखिए नगरीय जीवन शैली तथा उपभोग के स्वरूपों की तस्वीरें पेश कर रहे हैं। उनको अच्छा लगता है, उनको अपने अंदर चेंजिंग अच्छा लगता है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग नगरीय तरक भरक और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं और उनमें भी वैसा ही
उपयोग दर्पण जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। देखिए अब अच्छा जीवन किसको पसंद है? हम गांव में बड़े सिंपल साधारण से रहते हैं, गांव में अपना सब्जी उब्जी उगाते हैं, लेकिन ना गांव शहर वाले को देख लिए पिज्जा खाते हो, हम कहेंगे हम भी पिज्जा खाएंगे, हम भी बर्गर खाएंगे, हम भी चाउमीन मोमोज खाएंगे। आ गए शहर, बड़ा टेस्ट अच्छा लगा, भले ही शरीर में वो खराबी ही क्यों ना कर रहा हो। तो अब इनको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, अब इनको शहरी बन के रहना है। अब धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे, अब पहनेंगे कोट पैंट सूट, गले में टाई, पैर में जूता चाहिए, चप्पल नहीं चलेगा। तो क्यों? क्योंकि इनको ये सब चीजें आकर्षित करती है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ऐसा। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। अब देखिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत ही आसान है और इंपोर्टेंट भी है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया कि जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि इसमें क्या हुआ, पुरुषों के लिए नसबंदी और महिलाओं के लिए नलिका बंदी का आयोजन शुरू किया, जिससे अधिक से अधिक जनसंख्या न बढ़ सके। इसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम दिया गया। इसमें नए दिशा निर्देश बनाए गए, अपने नियम कानून बनाए गए। देखिए क्या है, अधिकतर गरीब और शक्तिहीन लोगों को भारी संख्या में जोर जबरदस्ती ले गया भर भर के और इनका नसबंदी कर दिया। किसको? गरीब और शक्तिहीन को, अमीर को नहीं, पैसा वाला को नहीं, जो गरीब था शक्तिहीन था उसको जबरदस्ती उठा के ले गया और नसबंदी कर दिया। सरकारी कर्मचारी पर भारी दबाव बनाया गया, डॉक्टर सब जो था, कंपाउंडर सब, नर्स सब, दबाव बनाया गया, सरकार दबाव बनाया कि जबरदस्ती करो, जबरदस्ती से नसबंदी कर दो। शिविर सब लगाया गया, टेंट सब लगाया गया और बाध्यकरण करके उनका नसबंदी कर दिया गया। इस कार्यकाल में जनता में ना व्यापक रूप से विरोध हुआ, जनता से बगावत कर दिया, भाई तू जबरदस्ती हमारा नसबंदी काहे कर रहा है, हम नहीं करवाएंगे नसबंदी। तो ये था राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से समझ लीजिए कि भारत की 15वीं जनगणना जो हुई, 15वीं जनगणना, वो 2011 के आंकड़े किस प्रकार थे? तो स्त्री पुरुष का अनुपात 1000 में 914 था, 1000 पुरुष पे 914 महिलाएं थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, इंपोर्टेंट एमसीक्यू के लिए। न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश सिक्किम है, गैंगटॉक वाला सिक्किम गैंगटॉक, न्यूनतम जनसंख्या, बहुत कम जनसंख्या है। अधिकतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य, जहां पे अधिकतर महिलाएं बच्चा देने के बाद मर जाती है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महिला बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाती है सबसे ज्यादा, इसलिए इसमें आता है उत्तर प्रदेश। न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य केरल। कैसे मरेगा भाई, 100 डॉक्टर इंजीनियर पढ़ा लिखा, ऐसे कैसे मरने देगा? उत्तर प्रदेश वाला बात है, बिहार वाला बात है। तो न्यूनतम सबसे कम माता के मरने का दर कहां है? केरल में। अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड कहता है सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, एमपी, ज्यादा से ज्यादा शिशु जन्म लेने के बाद मर जाते हैं, बहुत ज्यादा दर है यहाँ पे। न्यूनतम शिशु दर मृत्यु दर वाला राज्य मणिपुर। मणिपुर छोटा जगह भी है, लेकिन यहाँ पे बच्चे पैदा होने का सबसे कम मरते हैं, जीवित रहते हैं। साक्षरता की अगर बात कर ली जाए तो पुरुष जो है वो 80% साक्षर है और महिला जो है वो 64% साक्षर है। मतलब 100 गो महिला में 64 गो महिला पढ़ी लिखी है और 100 गो पुरुष में 80 गो पुरुष पढ़ा लिखा है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? राजस्थान। क्षेत्रफल, जगह बहुत है, भले ही बालू है, रेगिस्तान है, रेत है, लेकिन जगह बहुत है। 5 बेटा राम के, 1 गो न काम के, वही हाल है। जगह तो बहुत है लेकिन काम का नहीं है, खेती नहीं होता है, बारिश नहीं होता है, सूखा है, ऐसे ही मरुस्थल बना हुआ है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस चैप्टर को मैंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, आपके नोट्स आपके लिए बिल्कुल दे दिया है, इसे आप अच्छे से समझ लें। अगर एक बार में समझना है दूसरी बार वीडियो देख लें। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इजाजत दीजिए, हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए